ठीक समझ गए, ठीक समझ गए। अच्छा। ठीक ठीक। कहाँ पे रजिस्टर? तो ठीक है दोस्तों। हाँ जी। क्या है, पहले लाइक फिर व्हाट्सएप प्रमोशन? अच्छा। प्रमोशन नहीं बेटा, वो ऐड आ गया था, वो मैं एनसीईआरटी ऐप के लिए खोल रहा था। तो हम लोग आपका न्यूट्रिशन पढ़ चुके थे, ठीक है ना? तो न्यूट्रिशन में कोई चीज़ बच गई हो तो मैं आपके लिए फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना? और नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, रिस्पायरेशन। वन शॉट बेटा वो जल्दी आएंगे, वन शॉट जल्दी आएंगे। पहले थोड़ा सा जो क्लास आपकी स्टार्ट हुई है, इस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग तो हमारी आपकी बन जाए, फिर मैं बहुत स्पीड से चलूंगा, चिंता मत करो, आप पकड़ नहीं पाओगे। और अभी आपको आइडिया नहीं है कि कब तक सिलेबस पूरा करना है, मुझे आइडिया है कि सिलेबस कब तक पूरा होगा। और सिलेबस टाइम से पहले पूरा हो जाएगा, टाइम से पहले पूरा हो जाएगा, टाइम से आपको जो है शॉर्ट्स मिल जाएंगे, टाइम से आपको वन शॉट मिल जाएंगे, और टाइम से आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। इसलिए बस आप पढ़ते रहो, है ना? इसकी चिंता मत करो कि सिलेबस कब पूरा होगा, ठीक है ना? इसकी चिंता आप मत करो, ठीक है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया रिस्पायरेशन। अभी आपको किसी को कोई डाउट हो इसमें न्यूट्रिशन में तो बता दो, और अगर कोई चीज छूटी हो तो मुझे याद दिला दो। वैसे तो कोई चीज छूटी नहीं है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अभी तो शुरू की जाती है, कब शुरू की जाती है बेटा? आपकी टोटल चैप्टर ही कितने हैं, और सबसे बड़ा चैप्टर आपका यही है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन का मार्क्स जो होता है ना, वो इसी से आते हैं। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा वेटेज दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। उसके बाद आपके चैप्टर थोड़े से कम लेंदी है ना? ठीक है। हाँ, सारे शॉर्ट मिलेंगे आपको, चिंता मत करिए आप, ठीक है? तो हम ये एनसीईआरटी में बाद में आते हैं, पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं रेस्पिरेशन का, है ना? हम लोग क्या समझ लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा, नहीं आपकी जो इच्छा है बोलो आप। आपके बोलने से कोई तकलीफ नहीं है मुझे, ठीक है? ठीक है। तो अब रिस्पायरेशन, पहले हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिस्पायरेशन, है ना? रिस्पायरेशन। तो अब क्या हुआ कि जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ा तो हमने क्या किया कि हमने ये बात की कि फूड से हमने न्यूट्रिएंट्स हमको एब्जॉर्ब करने थे, है ना? और फिर हमें एसिमिलेट करने थे। अब हमने हमारा फूड डाइजेस्ट हो चुका है, और डाइजेस्ट होने के बाद हमने उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया है, एंड ब्लड के थ्रू हमने उसको ट्रांसपोर्ट भी कर दिया, ब्लड के थ्रू हमने उसको भेज दिया। अब बात यह है कि उसका जो यूज है वो, जो भी फूड खाएंगे अल्टीमेटली किसमें यूज होना है? एनर्जी। हमें क्या चाहिए बॉडी को चलाने के लिए? फूड तो एक टर्म्स है, बड़ा टर्म, ठीक है ना? लेकिन हमें फूड से चाहिए क्या होती है एक्चुअल में? कोई भी फूड खाते हैं, हमें चाहिए होती है एनर्जी, है ना? और जो फूड हमें एनर्जी ना दे पाए तो उसका कोई फायदा ही नहीं है ना?
तो कोई भी दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो अगर फूड ले रहा है, किस लिए ले रहा है? ओनली फॉर द एनर्जी, ओनली फॉर द एनर्जी। हम भी उनमें से एक हैं, हम भी उनमें से एक हैं। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं, है ना। अब जैसे कि कभी कभी हम लोग बहुत थका हारा महसूस करते हैं, तो आजकल तो लोग क्या कहते हैं, चॉकलेट खा लो, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज चला गया दिमाग में, तुरंत रिचार्ज हो गए, है ना। आप आजकल आप लोग एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट में आती हैं, तो आप लोग किस लिए यूज करते हो एनर्जी ड्रिंक्स का? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, कि जल्दी से मेरी बॉडी में एनर्जी आ जाए, मैं काम करने लगूं, ठीक है ना। घर में क्या होता है ना, आप लेमन डाल देते हो, शुगर डाल देते हो, ठीक है ना, और पी जाते हो उसको आप, ठंडे पानी, गर्म पानी जिसके साथ भी, तो आपको एनर्जी मिल जाती है क्या? लेमन से आपको सिट्रिक एसिड मिल जाता है, और शुगर से आपको क्या मिल जाता है? ग्लूकोज मिल जाता है। दोनों मिलके आपको तुरंत एनर्जाइज कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम आज बात करेंगे रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन की, कि यहां से हमने जब न्यूट्रिएंट्स जो सारे हैं वो हमने एब्जॉर्ब कर लिए, है ना, वो हमने एब्जॉर्ब कर लिए। अब हम उसको एनर्जी में ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? तो पहली चीज जो हमारा कंफ्यूजन होता है, एक रिस्पायरेशन एक बिग प्रोसेस है, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन, है ना। तो ब्रीदिंग, पहले हम पढ़ते हैं ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग क्या होता है? सिंपली ब्रीदिंग क्या है? इनटेक ऑफ O2, है ना, और हम क्या निकालते हैं? इनटेक कर रहे हैं किसका? O2 का, और CO2 को आउट कर रहे हैं, CO2 को आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि ये कॉमनली अगर बोले तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री में जाएं, मान लीजिए आप USA गए हैं, है ना, और आपके पास भारत का रुपया है ना, और आपको वहां क्या चाहिए? USD, है ना, तो डॉलर चाहिए आपको वहां पे, तो आप क्या करोगे? अपने रुपीस दे दोगे और इनके रुपीस ले लोगे। वही हम लोग, वही जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ कि इन्वायरमेंट में क्या है? इन्वायरमेंट, हम O2 है, O2, O2 हमने ले ली, ठीक है ना, और CO2 हमने निकाल ली, ठीक है ना। O2 हमने इनटेक कर ली और CO2 को क्या है? एक्सहेल कर दिया, ठीक है ना। अभी वो करते किसके थ्रू है? नॉस्ट्रल्स, है ना, नॉस्ट्रल्स के थ्रू, ठीक है ना, इसके थ्रू, नॉस्ट्रल्स के थ्रू। समझ रहे हो बात आप लोग? तो ब्रीदिंग क्या? ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस, है ना, इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपेंस, है ना, या होता है। तो ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपेंस इन ब्रीदिंग, है ना। तो क्या करते हैं? वी कैन टेक O2 एंड एक्सहेल CO2, ठीक है ना, एक्सहेल CO2। अब भैया हमने मान लीजिए कि जो नॉस्ट्रिल्स हैं, नॉस्ट, यहां से तो हमने O2 तो ले ली हमने, अब ये O2 कहां जाएगी? ये कहां जाएगी? ये लंग्स में जाएगी, ये कहां जाएगी? लंग्स में जाएगी। ऐसे डायरेक्टली नहीं चली जाती है सेल के पास, लंग्स से ब्लड के थ्रू ब्लड आएगा और क्या ले लेगा यहां से? O2। अब बताओ कहां जाएगा? अब ये O2 कहां चली जाएगी? ये चली जाएगी सेल में, ठीक है ना। अब सेल में क्या? ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, जैसे ही O2 आएगा ब्रेकडाउन हो जाएगा, और क्या निकल जाएगी? है ना, एनर्जी, है ना, एनर्जी। अच्छा बताओ ये एनर्जी क्या है? सेल में मैंने कई बार इंट्रोडक्शन में बताया था कि एनर्जी जो है, ये एनर्जी किस फॉर्म में? एनर्जी किस फॉर्म में? तो ये ATP, इसका फुल फॉर्म बता दो एनर्जी का, इसका एनर्जी का फुल फॉर्म बता दो भाई, है ना। इसका है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इधर लिख देता हूं, है ना, ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
ठीक है ना। अब आप ये समझो कि ट्राई का मतलब होता है 3, है ना, 3 फॉस्फेट, ठीक है ना। ट्राई का मतलब होता है 3 फॉस्फेट। तो अब इसको हम इसीलिए हम अब ये प्रोसेस हो कहाँ रहा है, ये साइट कहाँ है, इसकी साइट है सेल, तो इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। इसको क्या बोल रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसमें दो प्रोसेस मेनली हो रही हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है ना। भैया वो 38 एपी वो बात आपकी सही है, वो आगे की क्लास में है, ठीक है ना, अभी नहीं है, ठीक है। अब वो लंबी प्रोसेस है, मैं आपको सारी प्रोसेस बता दूं ना, कि जो है ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड होता है, उससे जो है 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट बनता है ना, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनता है, तो कितने प्रोसेस होते हैं आजकल में, तो सीधे सिंपल से दिया हुआ है, ठीक है ना, कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, पहले बेसिक तो पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। वो बात आपकी सही है, आपको पता है 38 एपी है, लेकिन अगर आपको बताऊं ना, जो 38 एपी से इसका भी रेशियो चेंज हो गया है, न्यू के हिसाब से पहले दो निकलते थे एटीपी, वो 1.5 एटीपी निकलने लगे, और जहां 3 एटीपी निकलते थे वहां 2.5 एटीपी निकलने लगे, इसका रेशियो भी हायर बुक्स में चेंज हो चुका है, ठीक है। लेकिन आप ओल्ड बुक के हिसाब से 38 एटीपी आप सही हो, ठीक है, लेकिन वो पूरा प्रोसेस में निकलते हैं, ठीक है ना। तो इनहेलेशन किसका हो रहा है, अभी देखते हैं। इनहेलेशन O2 का हो रहा है। O2 कहां, O2 कहां जा रही है, लंग्स में जा रही है ना, लंग्स से ब्लड, है ना, ब्लड ब्लड कहां पहुंचा रहा है, ये पहुंचा रहा है सेल में, ठीक है ना। O2 अंदर हो गई, यहां पे क्या बैठा हुआ है आपका, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ग्लूकोज, अभी आपने डाइजेशन तो पढ़ा ही है, तो ग्लूकोज, ग्लूकोज यहाँ O2 लगी, इसने किसमें तोड़ दिया, एनर्जी, है ना, इसने क्या बना दिया, एनर्जी। अब इसने जब एनर्जी बना दिया, तो यहां से क्या निकल जाएगा, CO2, ठीक है ना, CO2 निकल गया, तो ये क्या होगा, एक्सहेलेशन, ठीक है ना, CO2 हमने रिलीज कर दिया। समझ गए, ये प्रोसेस समझ में आ गई, ये प्रोसेस समझ में आ गई कि फिर से बताऊं, यस तो बोल दो, ओके, थैंक यू। तो आप मेरी बात समझ गए कि ब्रीदिंग की प्रोसेस में सिंपल सी रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि इनहेलेशन ऑफ O2, हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, लंग्स में जा रही है, लंग्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। जब ऑक्सीजन ले लेता है तो इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, यहां जब O2 मिक्स हो गई इसको ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इसको प्योर ब्लड भी बोल देते हैं, यूजली स्पीकिंग प्योर ब्लड भी बोल देते हैं, है ना। हालांकि प्योर इम्प्योर क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, तो यहाँ पे एक गैस O2 मिल ले रहा है और दूसरी गैस निकाल रहा है, तो प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ गया, यहाँ पे जब रिस्पायरेशन हुआ तो उसने क्या O2 यूटिलाइज कर लिया, और CO2 कार्बन यहाँ से, जब ये इसका ब्रेक डाउन होगा तो जो है ये यहाँ से CO2, यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाएंगे, और CO2 निकल जाएगा, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, यहाँ से जाएगा ब्लड के थ्रू ही, है ना, फिर से ब्लड के थ्रू ही जाएगा, ये जो जाएगा ब्लड के थ्रू जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये सिंपल आप एक इंट्रोडक्शन समझ गए आप अपने रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो आगे चले, ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे। तो अब आप ये समझ लीजिए कि मैंने एटीपी का फॉर्म तो बता दिया, अब एटीपी बनता कैसे, थोड़ा सा इसका भी इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो एडीपी होता है, एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, है ना, डी का मतलब, डाई का मतलब 2, है ना, है ना, प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके बना देते हैं क्या, एटीपी,
एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है ना। अच्छा अब एक क्वेश्चन मुझे जरा बता दो, ग्लूकोज में कितने कार्बन कंपाउंड है? ग्लूकोज में कितने कार्बन कंपाउंड है? बताना भाई, ग्लूकोज में कितने कार्बन कंपाउंड हैं? बताते नहीं हो आप लोग भाई, कुछ 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 बोलते जा, कुछ कुछ बोलते रहा करो। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड है ना। अरे फॉर्मूला बताया था ना, C6H12O6, ये बताया तो था मैंने आपको। इसी में ऑक्सीजन जोड़ देना है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं था तो क्या क्या बन जाएगी? एनर्जी बन जाएगी, है ना। क्या बन जाएगी? एनर्जी, ठीक बोल रहा हूँ, एनर्जी। और क्या निकल जाएगा? CO2 निकल जाएगी, और CO2 निकल जाएगी, ठीक बोल रहा हूँ। अच्छा अब इसमें जो बचा, ये जो बचा तो क्या निकल सकता है यहाँ से? वाटर, ठीक है ना। समझ गए बात को? तो एडीपी किस में चेंज हो जाती है? एटीपी में, है ना। एडीपी किस में चेंज हो जाती है? एटीपी। एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। तो ढेर सारी एनर्जी, एटीपी को एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी, ठीक है ना। देखो हायर एनिमल्स में क्या होता है ना, जैसे एटीपी सिंपल हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन एक जनरल नॉलेज बताते हूँ, जीटीपी, जीटीपी भी एनर्जी करेंसी है, एनर्जी करेंसी। ये एक बार एक एग्जाम में आ गया था, तो वहां पे एटीपी दिया हुआ था। तो जनरली जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें जीटीपी पाया जाता है, जीटीपी एनर्जी करेंसी होती है। गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। तो याद रखना, ठीक है ना, ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि रिस्पायरेशन हो कहां रहा है? सेल में। मैं इसलिए बार बार आपसे पूछता चलता हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना, ताकि आपको याद हो जाए। अच्छा अब एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन, आप सेल पढ़ चुके हो, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया कहां होता है? 9th में आप सेल पढ़ चुके हो ना, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया कहां होता है? ये क्या अलग होता है? ये क्या अलग होता है? बताओ भाई, माइट्रोकॉन्ड्रिया कहां होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया सेल में ही तो होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया सेल में ही होता है, और सेल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म, है ना। तो ये जो आपकी रिएक्शन हो रही है, ये दोनों में मिलके हो रही है ना। क्योंकि एनर्जी करेंसी आपने पढ़ा होगा, एटीपी का फॉर्मेशन कहां होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में, है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये 9th की चीजें हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए तो कहां कहां हो रही है, तो साइटोप्लाज्म और माइट्रोकॉन्ड्रिया, यानी साइटोसोल या माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। अच्छा माइट्रोकॉन्ड्रिया के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसमें बताया जाता है इवोल्यूशन में कि ये सेल का पार्ट नहीं था, ये सेल का पार्ट नहीं था। इसमें एक थ्योरी आती, इंडो सिम्बायोंट थ्योरी, इंडो सिम्बायोंट थ्योरी, है ना। इसमें ये कहा जाता है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया अलग डेवलप हुआ और सेल हमारी अलग डेवलप हो गई। सेल के पास क्या नहीं थी? एनर्जी, है ना, एनर्जी नहीं थी। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो था, माइट्रोकॉन्ड्रिया के पास अदर अदर सेल ऑर्गेनेल नहीं थे, तो ये सरवाइव नहीं कर पा रहा था। तो क्या हुआ, ये इसने इससे कोलैबोरेशन कर लिया और ये सेल के अंदर चली गई, ये सेल के अंदर चली गई। तो अब क्या हो गया, हमारे सेल को भी फायदा हो गया, है ना। हमारा जो सेल था, सेल को एनर्जी नहीं मिल रही थी, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया आ गया, तो सेल को एनर्जी मिल गई और इसको पूरी मशीनरी मिल गई, माइट्रोकॉन्ड्रिया को पूरी मशीनरी मिल गई, है ना। तो दोनों सरवाइव कर गए, तो क्या हुआ, दोनों सरवाइव कर गए, ठीक है, ओके। अच्छा अब एक चीज इसमें मुझे बताओ, सिंपल सी बात, एनर्जी का यूज कहां करते हो? मैंने बताया एटीपी तो बन गई, अब खर्च कहां करोगे? पैसा आया तो खर्च कहां करोगे? बताओ भाई, पैसा आ गया आपके पास,
तो आप पैसा खर्च कहाँ करोगे? पैसा आप खर्च कहाँ करोगे? मैंने आपको बताया कि एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने क्या बनाया? एटीपी। अच्छा, ये रिवर्सिबल होती है ना, ये एटीपी से जो है ये फिर से एडीपी और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाता है। ठीक है ना, ये चीज याद रखना। ठीक है ना, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, दौड़ रहे हो, मूवी देख रहे हो, है ना, फोन में बात कर रहे हो, है ना, खेल खेल रहे हो, कल आपका इंडिपेंडेंस डे है, कल आप कुछ लोग प्रभात फेरी निकालेंगे, कुछ लोग वहां पे प्ले करेंगे, कुछ लोग जो जोर जोर से नारे लगाएंगे, भारत माता की जय। तो क्या चाहिए इसके लिए? जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतनी तेज तेज तो नारे लगाएगा, है कि नहीं? और उतने तेज तेज अपने लेक्चर देगा वहां पे जाके। किसी ने इंग्लिश, कोई इंग्लिश में अपने अपनी स्पीच देगा जाके, कोई संस्कृत में अपनी स्पीच देगा जाके, कोई हिंदी में अपनी स्पीच देगा जाके। तो बिकॉज ऑफ एनर्जी। कभी कभी आपने प्रेयर में देखा होगा ना कि वो लोग जब धूप में कभी कभी प्रेयर होती है, हमारे टाइम पे तो होती थी, अब पता नहीं, है ना, तो धूप में खड़े होते थे ना कुछ लोग, धम्म से गिर गए चक्कर आके। क्या हुआ? एनर्जी खत्म, है ना, वाटर पसीना आया, वाटर कंटेंट निकल गया, एनर्जी, बॉडी स्ट्रेस में चली गई, एनर्जी खत्म, और धम्म से गिर पड़े। क्या हुआ? इसलिए आप लोग अपनी सुबह सुबह कुछ खा के जाना, है ना। इसीलिए क्या मिलते हैं? लड्डू मिलते हैं। अब तो पता नहीं क्या क्या मिलता होगा, जहां जो भी मिलता है, स्कूलों में लड्डू मिलते हैं। तो लड्डू क्या देता है आपको? लड्डू क्या देता है भाई? लड्डू देता है एनर्जी। जो भी चीज आप खा रहे हो उसका अल्टीमेटली जो गोल है वो क्या है? एनर्जी। और एनर्जी का गोल क्या है? आपकी बॉडी को चलाना। जो भी काम आप कर रहे हो वो सब किससे हो रहे हैं? एनर्जी के थ्रू है। जैसे कि आपका पैसा, एनर्जी इज इक्वल टू पैसा, एनर्जी इज इक्वल टू मनी, है ना। आप अगर मॉल में जाओ और आपके जेब में पैसे नहीं हो, है ना, आप मॉल में जाओ और आपके जेब में पैसे नहीं हो, जैसे आप लखनऊ जा रहे हो, फिनिक्स जा रहे हो, तो फिर कुछ मतलब नहीं, आप देखो, देखते रहोगे, थक जाओगे थोड़ी देर बाद, है ना, और चले आओगे। वैसे ही अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो आप कोई काम करने लायक नहीं रहोगे, आप पड़े रहोगे। सुबह सुबह आपके दोस्त ने कहा यार चलते, चलो जिम चलते हैं। जिम में क्या करोगे जाके? अगर आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है तो जिम एनर्जी थोड़ी ना देता है। आप एनर्जी का इस्तेमाल करके वहां पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज करते हो, जिससे आप अपने मसल्स, डिफरेंट डिफरेंट मसल्स को शेप और अपने फैट को बर्न कराते हो। तो फैट बर्न कराने के लिए भी आपको क्या चाहिए? एनर्जी। जबकि फैट बर्न होकर भी एनर्जी मिलती है ना। ठीक है ना, तो एनर्जी के बिना कुछ नहीं है, जैसे कि आपके मनी के बिना कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो अब आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको याद करना, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख लेंगे। व्हाट हैपेंड? ये व्हाट हैपेंड? ये आ रहा है, हाँ अब ये सही है। ठीक है ना। तो हम लोग अच्छा पहले एनसीईआरटी का डायग्राम देख लें। देखो, वैसे सिंपली दो टाइप के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है ना, एरोबिक और एनारोबिक। जैसे एरोबिक मैंने बताया, एरोबिक का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक का मतलब हो गया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे लाइट का मतलब लेना, फोटोसिंथेसिस में होता है ना लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, है ना, यानी लाइट डिपेंडेंट, जो लाइट पे डिपेंडेंट है, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होती है। लेकिन यहाँ पे एनारोबिक और एरोबिक रिएक्शंस होती हैं। एरोबिक का मतलब हो गया आपका जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो आपको मैंने बताया ना, सेल के अंदर सेल रेस्पिरेशन हो रहा है, ग्लूकोज आपका ब्रेकडाउन होकर पायरुवेट बन रहा है, पायरुवेट बना के आपको क्या बना रहा है? जो है आपको एनर्जी दे रहा है। अब आगे जो प्रोसेस होगी उसमें क्या होगी? अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ठीक है, और नहीं तो फिर अगर जैसे ईस्ट है, ईस्ट में एनारोबिक होता है, यानी ऑक्सीजन नहीं होती है, तो क्या बना देता है आपका? अल्कोहल। जितनी भी फर्मेंटेशन एनर्जी है उसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन करा जाता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या? फर्मेंटेशन करा के वो आपका इथेनॉल बना देते हैं, एल्कोहल बना लेते हैं। जो एल्कोहल आपके डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, इवन आपका जो आप कंज्यूम करते हो ना, आजकल जरा बड़ा फैशन में है, तो वो उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो वहां पे कौन इस्तेमाल होता है? ईस्ट। मैंने आपको जब न्यूट्रिशन पढ़ाया था, न्यूट्रिशन में बताया था ना, ईस्ट, ईस्ट बताया था आपको, है ना। और दूसरा आपका लैक्टिक एसिड भी बनता है ना। एनारोबिक जब होने लगता है तो लैक्टिक एसिड भी बनता है। लैक्टिक एसिड कब बनता है? जब आप
बहुत दिन से एक्सरसाइज नहीं किए होते हो, अब जाके एक हैवी एक्सरसाइज करने लगते हो, तो आपके मसल्स जो होते हैं ना, स्केलेटल मसल्स जो होते हैं, उन मसल्स में जो है क्या बनने लगता है, लैक्टिक एसिड, जो आपको पेन देता है। क्योंकि एसिड है ना, एसिडिक मीडियम है, तो आपको क्या देगा, पेन देगा। ठीक है ना, बात समझ गए आपको, पेन देगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग एनसीईआरटी की तरफ चलें। ठीक है, फिर हम लोग डीप में पढ़ेंगे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना। तो चलो अच्छा, पहले एक बार और थोड़ा सी चीजें देख लेते हैं। हाँ, इसके बारे में तो जैसे ग्लूकोज मैंने बताया, ग्लूकोज से क्या बन रहा था, पायरूवेट। ग्लूकोज से क्या बना था, पायरूवेट, है ना। पायरूवेट, ग्लूकोज कौन सा था, 6 कार्बन कंपाउंड, पायरूवेट कौन सा, 3 कार्बन कंपाउंड। अब ये कहाँ जा रहे थे, लगभग ऐसे ही आपकी एनसीईआरटी में भी है, मैं मेमोरी बेस्ड बना देता हूँ आपको, है ना। तो अब ये मान लीजिए कि O2 नहीं है, O2 नहीं है, तो मैंने ईस्ट के बारे में बताया था, ये क्या क्या बना देगा, मैंने क्या कहा था, इथेनॉल या एल्कोहल लिख सकते हो, है ना, या इथेनॉल बोल सकते हो। और CO2 तो निकलती ही निकलती है, और एनर्जी, है ना, और एनर्जी। ठीक है ना। अब मैंने आपको मसल्स में बताया, है ना, मसल्स में बताया, यहां पे भी लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी मसल्स में, स्केलेटल मसल्स है ना, मसल्स में O2 यहां भी क्या है, नहीं है, या अब्सेंस ऑफ O2, अब्सेंस ऑफ O2। ठीक है ना, क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब मान लो O2 प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट, O2 प्रेजेंट है, तो क्या बनाएगा, एनर्जी प्लस CO2 निकालेगा और वाटर निकाल देगा थोड़ा सा। ठीक है ना, ये चीजें हो गई। अब इसमें ये जो प्रोसेस हो रही है कहाँ हो रही है, मैंने आपको बताया था ना, 2 जगह होती है ये प्रोसेस, कहाँ हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है आपकी साइटोसोल या साइटोप्लाज्म। साइटोसोल में क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटो, है ना। और ये कहाँ हो रही है आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहाँ हो रही है आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, ठीक है ना, ये ठीक है, समझ गए बात आपको, इतनी रिएक्शन। अब हम लोग एनसीईआरटी देख लें, फिर हम लोग इसमें मेनली हमको डिफरेंस पढ़ना है एरोबिक और एनारोबिक जो है में डिफरेंस पढ़ना है। तो कुल मिला के हम लोग देखें तो रिस्पायरेशन आर 2 टाइप्स, है ना, कौन कौन सा, एरोबिक और एनारोबिक, है ना, एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है ना, है ना, एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है ना, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अब देखा जाए तो इसमें डिफरेंस क्या क्या है, अगर एरोबिक का पढ़े देखें तो, एरोबिक और एनारोबिक, एरोबिक और एनारोबिक, है ना। तो अब एरोबिक में तो क्या O2 प्रेजेंट है, एनारोबिक में O2 क्या है, अब्सेंट है। दूसरी चीज क्या हो रही थी, एरोबिक जो रेस्पिरेशन हो रहा था वो कहां हो रहा था, है ना, ये हो रहा था आपका साइटोसोल प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। और ये कहां कहां हो रहा है बताना जरा, है ना, बताओ बताओ, बताओ भाई। ये तो केवल जो है ये साइटोसोल प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया, और ये कहां पे होगा, मैंने अभी बताया आप लोगों को, बताओ तो भाई, है ना। अब जो है, अब इसमें क्या होगा, कंप्लीट, ये कंप्लीट मतलब कंप्लीट जो है ब्रेक डाउन ऑफ जो है आपका
जो ग्लूकोज है उसमें हो रहा है, ठीक है ना, कंप्लीट एनर्जी नहीं मिल रही है, इसमें थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। ये कहाँ हो रहा है, ये आपका हो रहा है कि प्लांट और एनिमल दोनों में। और ये कहाँ हो रहा है, ये केवल हो रहा है, क्या बोलते हैं कि केवल आपके जो जैसे ईस्ट है ना, जो फर्मेंटेशन करने वाले सेल ऑर्गन लिए हैं, और कहाँ आपके मसल, ठीक है ना, समझ में आ गई बात आपको। बताओ अब जैसे इसमें इंड प्रोडक्ट कभी लिख सकते हो, इंड प्रोडक्ट क्या था इसमें, इंड प्रोडक्ट इसमें था आपका एनर्जी, एनर्जी तो सब में था, और इसमें CO2 प्लस वाटर, इसमें क्या था, इसमें इथेनॉल, और क्या था, लैक्टिक एसिड, है ना, लैक्टिक एसिड ये भी निकल रहा था, ठीक है ना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, अब हम लोग इसको देख लेते हैं किसमें, क्या, सिनॉप्सी, सिनॉप्सी क्या होता है, इसको देख रहा हूँ, क्या सिनॉप्स क्या होता है, तो ये आपको बेसिक समझ में आ गया, ठीक है ना। तो फिर हम लोग आगे पढ़ें, ईस्ट में पूछ रहे हो कि क्या पूछ रहे हो इसमें, सेशन भाई क्या पूछना चाह रहे हो, अच्छा अरे भैया ये न्यूरॉन्स की बात तुम यहाँ रिस्पायरेशन में पूछ रहे हो, न्यूरॉन्स बीच में जो जंक्शन होता है उसको सिनेप्स बोलते हैं, ये तुम यहाँ इसमें पूछते हो, भाई जहाँ का क्वेश्चन है वहां पूछो ना, कंफ्यूजन हो जाता है क्या बताएं क्या बताएं, वो तो याद आ गया, नहीं तो समझ लेते, समझते रहते, सोचते रहते क्या है क्या है क्या है, न्यूरॉन्स की बात यहाँ के पूछ रहे हो भाई, है ना, दो, है ना, दो के बीच का जो है, जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं, ठीक है ना, सिनेप्स, समझ गए बात तो आपको, जो आपकी न्यूरॉन सेल्स होती हैं उनके बीच में जैसे ऐसे ऐसे बना होता है ना, ऐसे 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 करके बीच में ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे, ये होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और समझ गए बात को भाई, समझ गए हो तो आगे बढ़े हम लोग, और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन, अच्छा जैसे, अरे यार ये मैंने एम्प्टी लिख दिया है, ये केवल साइटोप्लाज्म में ही होता है, जल्दी से लिख दिया, मैंने बताया था साइटोप्लाज्म में लिख दिया, ठीक है। तो अब हम लोग एनसीईआरटी देख लें, इतना समझ में आ गया होगा तो मैंने, मेरे ख्याल से मैंने काफी चीजें आप लोगों को बता दी, काफी चीजें आप लोगों को बता दी, आगे भी अगर बिना एनसीईआरटी के पढ़ेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है ना। तो चलो हम लोग खोल लेते हैं सर इसको बास्केट से, ये खुला हुआ। ये आपके एनसीईआरटी क्या कह रहे हैं, वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन, द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है ना। Diverse organisms do this in different ways. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. Some use other pathways that do not involve oxygen. ठीक है ना, ये चीज तो मैंने आपको समझाई। In all cases, the first step is the breakdown of glucose in 6 carbon molecules into, ये देखो, ये चीज नोट डाउन करने वाली है चीज आपकी, है ना, है ना, कि पहला स्टेप सब में क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूको मॉलिक्यूल्स, है ना,
इन 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पायरुवेट। ये चीज है ना इंपॉर्टेंट आपकी, कि सभी में ये स्टेप आपका कॉमन रहेगा। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। कहाँ हो रही है ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ईस्ट में हो रही, ठीक है ना। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, है ना, एनारोबिक बताया मैंने, इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपको ये दोनों चीजें बताई आपको, है ना, कि देखो जो एरोबिक हो रहा है उसमें आपका एक तो साइटोप्लाज्म लग रहा है ना, साइटोप्लाज्म और प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो एनारोबिक में क्या है, एनारोबिक में तो जी ईस्ट है ना। अब ईस्ट में तो कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, तो ये सीधे कहाँ हो रहा है, इसके साइटोसोल में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना, ठीक है, ओके। है ना, दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। कितने मॉलिक्यूल निकल रहे हैं इसके, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, वाटर मैंने आपको निकाल के बताया ना। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक। एरोबिक और एनारोबिक मैंने आपको दोनों बता दिए, ठीक है ना। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज लॉट ग्रेटर देन इन एनारोबिक प्रोसेस। ये डिफरेंस आपका हो गया है, जो मैंने आपको डिफरेंस बताया ना कि इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन जब होता है तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है, उसमें इसकी लेसर एनर्जी निकलती है। समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टेकन, जो मैंने आपको लैक्टिक एसिड बताया, मसल्स में ही बताया ना। हियर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड विच इज आल्सो ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। लैक्टिक एसिड भी कितने मॉलिक्यूल का है, 3 का, ठीक है ना। दिस बिल्टअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी काजेस क्रैम्प्स, ना दर्द होता है हम लोगों को, ठीक है ना। तो क्यों, लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन हो जाता है। देखो एल्कोहल और लैक्टिक एसिड में ये डिफरेंस हो जाता है, एल्कोहल क्या वेपोराइज हो सकता है लेकिन लैक्टिक एसिड वेपोराइज नहीं हो सकता है। इसलिए जब लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है तो वो हमारे मसल्स में पेन देता है क्योंकि वो निकल नहीं पाता है, और एल्कोहल जहां बनता है तो एल्कोहल धीरे 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 वेपोराइज हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड की स्मेल नहीं आती है, एल्कोहल की स्मेल आती है, समझ रहे हो बात को। क्योंकि लैक्टिक एल्कोहल जो है ना वो धीरे 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 पोर्स के थ्रू थोड़ा थोड़ा वेपोराइज होता है, ठीक है, समझ रहे हो आपको। पसीने के साथ ऐसे निकलना शुरू होता है। हाँ, ये जो मैंने बताया ना आपको सिंपल जो मैंने डायग्राम बताया, इसमें देखो ये एनसीईआरटी ने आपको दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको ठीक से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी देख लेते हैं। तो कह रहा है, मैंने ये बताया साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ग्लूकोज कहाँ टूट रहा है, टूट के क्या बन रहा है, पायरुवेट, एनर्जी यहाँ पे भी निकल रही है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज इसमें कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में। फिर अब इन्होंने बताया कि 3 प्रोसेस हो सकते हैं, 3 पाथवे हो सकते हैं। पहला पाथवे तो मैंने ये बताया ना कि ये पाथवे हो गया पहला आपका, क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो इसमें क्या क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, है ना। और यहाँ पे ये एनर्जी क्या है, एटीपी, है ना, एटीपी। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन इन और मसल सेल्स, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन और मसल सेल्स, ये क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, एनर्जी यहाँ पे भी एटीपी ही बनेगी, ठीक है ना। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे भी है ना। देखो यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बीच की कड़ी हो गई। यहाँ पे लगभग ना के बराबर ऑक्सीजन होती है ना, मसल्स में पहुंच नहीं पाती। वो कब कब जब जो हम लोग जब ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तब उसकी कमी होने लगती है। शुरू में तो रहती ना, आप रेगुलर एक्सरसाइज करने लगो तो बॉडी उसको ऐसे उसका एक्लिमेटाइजेशन कर लेती है, तो फिर आपको पेन नहीं होता है, ठीक है ना, प्रॉपर पहुंचने लगती है। अब जब आप पहली पहली बार करते हो, पहली बार करते हो या काफी दिनों के बाद करते हो, तो वहां पे ऑक्सीजन की, और जब हैवी एक्सरसाइज करते हो तो वहां पे ऑक्सीजन की क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। यहाँ पे पूरा ऑप्शंस नहीं है, यहाँ पे क्या लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑप्शंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, ईस्ट में क्या बन रहा है, एथेनॉल, ये इंडस्ट्री में यूज की जा सकता है, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, है ना। फर्मेंटेशन में, अब फर्मेंटेशन से आपको देखो कितने सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, है ना। फर्मेंट ज्यादातर आप लोग फर्मेंटेड चीजें यूज कर रहे हो, तो उस पूरी इंडस्ट्री में क्या यूज हो रहा है, ईस्ट यूज हो रहा है, ईस्ट सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, इसकी डिवाइडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है,
ठीक है ना, इसकी डिवाइडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो एथेनॉल निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और एनर्जी निकल रहा है ना, ठीक है ना, दो कार्बन मॉलिक्यूल। ये डायग्राम आप लोग समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों, ये डायग्राम आप लोग समझ गए। देखो अब ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो प्रोसेस हो रही है, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है ना, लेकिन ये प्रोसेस सीधे कहाँ हो रहा है, ईस्ट में तो क्या सीधे से जो है साइटोसोल में ही हो जाएगी। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, ये एक डिफरेंस भी है कि अगर एनारोबिक हो रहा है तो एरोबिक हो रहा है तो एरोबिक में आपका साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों इन्वॉल्व होते हैं, एनारोबिक में केवल साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, केवल साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होता है, ठीक है। क्या ईस्ट ला होता है, ईस्ट ला होता है बताया तो, ईस्ट प्रेजेंट कह रहे, ईस्ट भैया, ईस्ट एक अलग ऑर्गेनिज्म हो गया, समझ रहे हो आप, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो गया, वो बताया था ना उसमें एग्जांपल में, ठीक है, तभी तो बोला डिवाइडिंग, डिवाइड होता जाता है, ठीक है ना। ईस्ट नहीं जानते हो, ईस्ट अगर हम कहीं बाहर बाहर से अगर यहां से अभी इसमें देखे तो हो सकता है यहाँ भी प्रेजेंट हो, ठीक है। The energy released during the cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP. ATP मैंने आपको बता ही दिया था, which is used to fuel all other activities in the cell. है ना, in this processes ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in the cell. Taking place in the cell. इंडो एंड एक्सोथर्मिक सेल, इसके बारे में आप लोग बताएंगे, इंडो एंड एक्सो, बताओ, यस सर जो बोल रहे हैं वो बताओ। एंडोथर्मिक ये तो आपने थोड़ा सा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 9th में भी, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक आध लोग अब कमेंट करो भाई थोड़ा सा, मैं ही थोड़ी ना बोलता रहूंगा। अरे इंडो का मतलब सिंपल से समझो ना, इंडो का मतलब क्या हुआ, इंडो और एक्सो मैंने इसीलिए एक्सो बोला कि आपको समझ में आ जाए। हाँ तो अंदर बाहर तो है, तो कुछ उसकी बात भी तो बताओ। हाँ हाँ? अब इतनी सिंपल सी बात, जैसे आपने इंडोथर्मिक रिएक्शन, अच्छा एक्सर्गोनिक रिएक्शन पढ़ी होगी ना, एक्सर्गोनिक तो पढ़ी होगी है भैया, चलो अच्छा कोई बात नहीं, मैंने मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, यानी कि एक में एनर्जी टू मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, प्रोडक्ट को तोड़ के एनर्जी रिलीज हो रही थी, और एक में एनर्जी मिल रही थी, तो यहीं पे ये है एक हिसाब से एनर्जी टेकिंग, एनर्जी जो एनर्जी टेकिंग है वो इंडोथर्मिक है, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक जो एनर्जी रिलीज कर रही है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है, सिंपल सी बात समझना, ठीक है ना, समझ गए भैया, ठीक है, जो एनर्जी ले रही है वो एक्सोथर्मिक हो गई, सॉरी वो इंडोथर्मिक हो गई, और जो एनर्जी रिलीज कर रही है वो एक्सोथर्मिक हो गई, है ना, यानी यहाँ पे एनर्जी की जरूरत है, ठीक है ना, ड्राइव द थर्मिक रिएक्शन। अच्छा क्यों हो रही, क्यों, क्योंकि एटीपी लग रहा है, कुछ जो काम चल रहा है उसको रिएक्शन चाहिए, वो तो एटीपी यूटिलाइज करेगी ना, और जो एटीपी को तोड़ के एडीपी प्लस पीआई में कन्वर्ट कर दे वो एक्सोथर्मिक हो गई, जहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, समझ रहे हो बात को भैया। आपको अगर बैंक जा रहे हो और अब एक तो पैसा जमा करने जा रहे हो और एक पैसा निकालने जा रहे हो, तो एक इंडोथर्मिक हो गया और एक क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। अच्छा एक गया बैंक से पैसा निकाला तो इंडोथर्मिक रिएक्शन किया, अब पैसा निकाल के दुकान पे गया और उसने सामान ले लिया, तो क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर दिया, सही कह रहा हूं, ठीक। अब थोड़ा सा इसने एटीपी के बारे में दिया, उसको भी देख लेते हैं, वैसे मैंने आपको ये बता दिया एटीपी प्लस, यहाँ पे पीआई नहीं दिया है, पी मतलब फॉस्फेट होता है, पायरुवेट सॉरी है ना, इनऑर्गेनिक पायरुवेट वहां पे निकलता है, पी फ्रीज फॉस्फेट दिया, तो मैंने आईपी लिख दिया। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ respiration is used to make an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate, है ना, यही मैंने आईपी लिख दिया था सीधे, यहाँ पे केवल पी लिखा था तो मैंने आईपी लिख दिया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसको लिखते हैं, इसलिए आपने लिखा, तो एडीपी प्लस पीआई है ना, पी तो एडीपी प्लस पी मिलके क्या बना देंगे, एटीपी मिल देंगे, तो इंडोथर्मिक प्रोसेस, अब ये इंडोथर्मिक प्रोसेस इन द
cell then use the ATP to drive the reaction when the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, है ना. वाटर को इस्तेमाल करके क्या है, वो एटीपी का ब्रेक डाउन हो जाता है. वाटर एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल, है ना, प्रति मोल इज रिलीज्ड, है ना. Think of how a battery can provide energy for many different kinds of uses. It can be used to obtain mechanical energy, है ना, light energy, electrical energy, and so on. Similarly, ATP can be used to cell for the contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nervous impulse, and many other activities. ये कुल मिला के बस इतनी सी बात बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे आपकी बैटरी, जो घर में आपकी इन्वर्टर लगा होता है, वो इन्वर्टर कितनी कितनी चीजों के लिए काम आता है कि आप सीएफएल भी जला सकते हो, रॉड भी जला सकते हो, पंखा भी चला सकते हो, लैपटॉप भी चला सकते हो, कूलर भी चला सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, है ना. और उसी तरह आपकी जो एटीपी होती है वो आपके सेल के सारे काम करने के लिए इस्तेमाल होती है ना, जस्ट लाइक इन्वर्टर. ठीक है, तो ठीक है, अब आपके सर की क्लास होने वाली है और आपको पहले से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कल के लिए. थैंक यू वेरी मच.